फिल्म की शुरुआत कैरेबियन सागर से होती है, जहां एक परिवार अपनी नाव पर एंजॉय कर रहे होते हैं। चारों तरफ नीला आसमान, शांत पानी का माहौल होता है। इसी दौरान माँ जूलिया तैरने के लिए समुद्र में नाव से उतर जाती है। जूलिया आराम से तैर रही थी कि तभी उसे अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई जीव उसके आसपास हो। वह तुरंत इधर उधर देखती है, लेकिन पानी में कुछ नजर नहीं आता। वह सोचती है शायद वह उसका भ्रम है, लेकिन कुछ ही पल बाद वैसा ही महसूस फिर से होता है। इस बार वह डर जाती है और नाव की तरफ देखती है। वह देखती है कि नाव उससे बहुत दूर चली गई है। जूलिया नाव की ओर तैरना शुरू करती है, तभी अचानक जूलिया डूबने लगती है। डर के मारे वह मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी बेटी हेडफोन लगाकर गाने सुन रही थी, इसलिए उसे आसपास की आवाजें सुनाई नहीं दे रही थीं। पति टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में पूरी तरह व्यस्त थे। जूलिया पानी पर टिकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुंह में पानी भरने के कारण चिल्लाना मुश्किल हो गया। कुछ ही देर बाद टॉम को एहसास हुआ कि जूलिया लंबे समय से नजर नहीं आ रही है। उसने नाव पर उसकी तलाश शुरू की और जल्द ही देखा कि उसकी पत्नी मुसीबत में है। टॉम अपने बच्चों से कहता है कि वे नाव संभाल कर लाएं और खुद जूलिया को बचाने के लिए समुद्र में कूद जाता है। टॉम तेजी से जूलिया तक पहुंचता है, जूलिया को पकड़ता है और तैरते हुए नाव तक ले आता है। दोनों बच्चे उन्हें नाव पर खींच लेते हैं। रात के समय सभी मिलकर बेन का जन्मदिन मनाते हैं। इसी दौरान कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है। वह अपना लैपटॉप लेकर नाव के बाहर चली जाती है और वीडियो कॉल पर उससे बात करने लगती है। कॉल के दौरान उसका बॉयफ्रेंड उसे दिखाता है कि शहर के ऊपर आसमान में काले बादल छा चुके हैं और मौसम बेहद खराब हो चुका है। अचानक वीडियो कॉल बीच में ही कट जाती है। कैसी घबराई हुई यह बात परिवार को बताने के लिए अंदर आती है, लेकिन टॉम उसे शांत करते हुए कहता है कि शायद समुद्र से दूर होने और नेटवर्क सिग्नल कमजोर होने की वजह से कॉल कट गई होगी। तब सभी को बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वे बाहर आकर देखते हैं कि व्हेल मछलियों का एक झुंड नाव के पास से गुजर रहा है। अचानक नाव जोर से हिलती है और बेन गिर जाता है। टॉम को चिंता होती है कि कहीं नाव को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, इसलिए वह नीचे चेक करने चला जाता है। कुछ देर बाद टॉम वापस लौटता है, लेकिन उसके कंधे पर एक गहरा घाव होता है। जूलिया उसके घाव को सिल देती है। टॉम बताता है कि पानी के अंदर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई बहुत बड़ा जीव मौजूद हो, लेकिन जब वह मुड़ा तो नाव के प्रोपेलर से उसे कट लग गया। टॉम कहता है कि जो भी चीज वहां थी वह काफी बड़ी थी और टॉम को नाव में काफी नुकसान नजर आता है, जिस वजह से मदद मंगवाना जरूरी हो जाता है। जूलिया लगातार रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ कैसी अपने फोन में नेटवर्क ढूंढती है, लेकिन कोई भी सिग्नल नहीं मिलता। इसी बीच कैसी को एक अजीब सी चीज दिखाई देती है और वह घबरा जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि बेन ही था, जो मास्क लगाकर सबके साथ मजाक कर रहा था। कुछ समय बीतने के बाद नाव पूरी तरह काम करना बंद कर देती है और सभी समुद्र के बीचों बीच फंस जाते हैं। जूलिया को रेडियो से एक आवाज सुनाई देती है, लेकिन सिग्नल इतना खराब होता है कि कुछ भी साफ समझ में नहीं आता। अचानक रडार पर कुछ असामान्य डिटेक्ट होता है और एक अजीब आवाज सुनाई देती है। बाहर आकर परिवार देखता है कि आसमान से कई उल्कापिंड गिर रहे हैं और हर जगह जोरदार धमाके हो रहे हैं। एक उल्कापिंड उनके बेहद पास गिरता है। टॉम घबराकर नाव स्टार्ट करता है, इंजन मुश्किल से चलता है, तभी एक और पिंड पास आ गिरता है। डर के मारे टॉम परिवार को गले लगा लेता है। तभी उसे एहसास होता है कि ये उल्कापिंड नहीं बल्कि सैटेलाइट हैं। उसी वक्त बेन देखता है कि नाव से धुआं निकल रहा है। टॉम ने जाकर जांच की और पुष्टि हुई कि इंजन खराब हो चुका है। हवा अचानक बहुत तेज हो गई तो पूरा परिवार नाव के अंदर छिप गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि कंपास बहुत तेजी से घूम रहा था। नाव बुरी तरह हिलने लगी। बेन फिर से गिर पड़ा और इस बार उसे चोट भी लग गई। बड़ी बड़ी लहरें नाव से टकराने लगीं। टॉम मुश्किल से बाहर गया और लाइफ जैकेट्स लेकर आया, तभी अचानक बिजली चली गई। हालात समझते हुए टॉम ने तुरंत पावर बॉक्स का बटन दबाया और रोशनी वापस आ गई। इसी दौरान बेन ने देखा कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। जूलिया को चक्कर आने लगे, जबकि कैसी सिंक पर जाकर उल्टी करने लगी। टॉम लगातार रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिला। अचानक एक बहुत तेज आवाज आई और हवा और ज्यादा भयानक हो गई। जूलिया दरवाजे बंद करने लगी, लेकिन एक दरवाजा खुला रह गया। तेज हवा ने विंडोज तोड़नी शुरू कर दी। टॉम ने एक फ्लेयर जलाया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद चारों तरफ अंधेरा छा गया। अगली सुबह परिवार सदमे में उठा। वे तूफान से तो बच गए थे, लेकिन नाव आधी से ज्यादा तबाह हो चुकी थी। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि समुद्र का पानी पूरी तरह गायब था। यह देखकर सब हैरान रह गए। कैसी ने फिर से नेटवर्क चेक किया, लेकिन सब कुछ बंद था। बेन दो मरे हुए केकड़ों से खेलने लगा। टॉम ने कंपास देखा तो पता चला कंपास उल्टा घूम रहा है। उसने बताया कि ऐसा आखिरी बार 7 लाख साल पहले हुआ था। कैसी को लगा कि उसका बॉयफ्रेंड शायद मर चुका होगा और वह पूरी तरह टूट गई।
जब जूलिया उसे समझाने आई तो कैसी ने उसे दूर कर दिया। बेन ने अपने बर्थडे के बलून्स एक पत्थर से बांध दिए ताकि अगर कोई जिंदा इंसान आसपास हो तो उन्हें देख सके। टॉम दोबारा रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है और इस बार उसका संपर्क एक सबमरीन के कैप्टन से हो जाता है। कैप्टन बताता है कि वह अपनी सबमरीन के साथ फंसा हुआ है और उसे यह भी पता होता है कि समुद्र का पानी कहाँ गया है। वह बताता है कि पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल बदल गए हैं जो लगभग 1 हफ्ते में फिर से सामान्य हो जाएंगे। तब समुद्र अपनी जगह लौट आएगा, लेकिन उस समय बहुत खतरनाक लहरें उठेंगी, इसलिए कैप्टन टॉम को किसी ऊंची जगह पर जाने की सलाह देता है। टॉम कैप्टन से बच्चों को सबमरीन में सुरक्षित रखने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कैप्टन बताता है कि सबमरीन बहुत छोटी है। काफी विनती के बाद कैप्टन मान जाता है। कैप्टन अपना कोऑर्डिनेट्स देता है। टॉम अंदाजा लगाता है कि वे 2 दिन में सबमरीन तक पहुंच सकते हैं और समुद्र लौटने से पहले बच्चों को सुरक्षित कर पाएंगे। उसने परिवार से कहा कि आज रात आराम करो, सुबह हम निकलेंगे। अगली सुबह सब सामान बांध रहे होते हैं, तभी टॉम एक आदमी को देखता है जिसके हाथ में भाला और साथ में एक कुत्ता होता है। टॉम उसके पास गया और उसे पानी की बोतल दी। पानी पीते ही वह आदमी अचानक टॉम के सिर पर बोतल मारता है और फिर उसके सिर पर लात मारता है। जूलिया डर के मारे दौड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस आदमी ने टॉम के पेट में स्पीयर घोंप दिया। टॉम कुछ पल तड़पा और फिर उस आदमी ने उसकी गर्दन काट दी। इसके बाद वह आदमी जूलिया के पीछे दौड़ा और स्पीयर फेंका, जिससे उसके कंधे में चोट लग गई। जूलिया दर्द सहते हुए नाव के अंदर पहुंची और बच्चों को छिपने को कहा। कैसी और बेन सोफा के पीछे छिप गए। जूलिया ने उन्हें फ्लेयर गन पकड़ाई और खुद एक नाइफ लेकर बाथरूम में छिप गई। वह आदमी जोर जोर से दरवाजा पीटता रहा और आखिरकार अंदर घुस आया। उसने पहले थोड़ा खाना उठाया, फिर नाव में इधर उधर ढूंढने लगा। जब वह बाथरूम की तरफ गया तब जूलिया एक छोटे छेद से चुपचाप बाहर निकल गई। आदमी को लगा जूलिया भाग गई है, लेकिन तभी उसके कुत्ते ने उसे देख लिया और भौंकने लगा। कुत्ते ने जूलिया पर हमला किया तो जूलिया ने नाइफ से उसे मार दिया। कुत्ते की आवाज सुनकर वह आदमी बाहर आया। अपने कुत्ते की लाश देखकर वह पागल हो गया। इसी बीच जूलिया दूसरी तरफ से नाव में घुसने की कोशिश करने लगी, लेकिन आदमी पहले ही वहां पहुंच गया। उसने जूलिया को पकड़कर जोर से मुक्का मारा। वह नीचे गिर गई। जूलिया ने फर्नीचर पकड़कर उठने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। फिर उसने जूलिया की कलाई दबा दी ताकि नाइफ छूट जाए। उसके बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया और सोफा पर फेंककर उसका गला दबाने लगा। बच्चे यह सब देख रहे थे। तभी कैसी बाहर निकली और फ्लेयर गन चला दी। फ्लेयर सीधे उस आदमी को लगी और वह जलने लगा। नाव में आग फैल गई। बच्चे भाग गए, लेकिन जूलिया वापस आई। उसने उस आदमी को लात मारी, मैप और बैग उठाया और वहां से भाग गई। बेन और कैसी अपने पिता के पास जाकर रोने लगे। जूलिया भी उनके साथ बैठ गई और तीनों ने आंसुओं के साथ टॉम को आखिरी अलविदा कहा। उसी समय वह आदमी फिर से नाव से बाहर निकल आया। परिवार फिर से भागने लगा। कुछ ही देर में नाव जोरदार धमाके के साथ फट गई। रास्ते में चलते समय बेन को एक मरी हुई शार्क दिखाई देती है। तभी जूलिया देखती है कि वही डरावना आदमी फिर से उनके करीब आता जा रहा है। डर के मारे तीनों भागने लगते हैं और रेत के टीले से फिसलकर नीचे जा गिरते हैं। नीचे उन्हें जहरीला कचरा दिखाई देता है। बहुत सावधानी से परिवार उस इलाके को पार करता है और उन्हें लगता है कि शायद अब उस आदमी से पीछा छूट गया है। चलते चलते बेन की चाल धीमी पड़ जाती है। जूलिया समझ जाती है कि वह डिहाइड्रेशन, पानी की कमी के करीब है। वह सबको रुकने को कहती है। जब वह पानी की बोतल देखती है तो उसे जोर का झटका लगता है। पानी लगभग खत्म हो चुका होता है। कैसी को एहसास होता है कि शायद उसने बोतल ठीक से बंद नहीं की थी। जूलिया गुस्से में चिल्लाती है और कहती है कि कैसी की लापरवाही की वजह से पानी खत्म हो गया। इस पर कैसी टूटते हुए कहती है कि क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम बचने वाले नहीं हैं। दोनों के बीच लंबी बहस होती है, लेकिन फिर भी परिवार आगे बढ़ता रहता है। कुछ समय बाद उन्हें एक क्रैश हुआ हवाई जहाज दिखाई देता है। अंदर कुछ हिलता डुलता देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन वह सिर्फ कुछ बर्ड्स निकलते हैं। परिवार फैसला करता है कि रात यहीं एयरप्लेन के अंदर बिताई जाएगी। वे थोड़ा सा स्नैक आपस में बांट लेते हैं। इसी दौरान जूलिया को टॉम की जैकेट में एक परिवार की फोटो मिलती है। उसे देखकर उसका दिल टूट जाता है। रात के बीच में कैसी चुपचाप एयरप्लेन से बाहर जाती है। तभी वह डरावना आदमी पीछे से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पल जूलिया पीछे से उस पर टूट पड़ती है और बार बार नाइफ से वार करके उसे मार देती है। कैसी अपनी माँ को गले लगाकर शांत करती है। अगली सुबह वे देखते हैं कि उस आदमी के शरीर पर कीड़े लगे हुए हैं और किसी जानवर के काटने के निशान भी हैं, जिससे पता चलता है कि इस इलाके में कोई खतरनाक जीव भी मौजूद है। जैसे ही परिवार वहां से निकलता है, केकड़े उस आदमी के मुंह से निकलते दिखाई देते हैं। कुछ घंटों बाद जूलिया और कैसी मैप देख रही होती हैं, तभी बेन धीरे धीरे आगे निकल जाता है। जूलिया चिल्लाकर उसे रुकने को कहती है, लेकिन बेन एक तालाब में झुककर पानी पीने लगता है।
जूलिया तुरंत उसे खींचकर बाहर निकालती है और समझाती है कि अनजान पानी पीने से वह बीमार हो सकता है। धूप बहुत तेज हो जाती है तो तीनों अपने सिर कपड़ों से ढक लेते हैं। बेन को फिर से चक्कर आने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें कुछ पुरानी कुर्सियां मिलती हैं जिनसे जूलिया एक शेल्टर बना लेती है। सुबह जूलिया एक अजीब आवाज सुनकर जागती है। बाहर जाकर देखती है कि केकड़ों का एक बहुत बड़ा झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा है। वह तुरंत बच्चों को उठाती है और तीनों दौड़ने लगते हैं। भागते समय उन्हें एक कार्गो शिप दिखाई देता है जहां 3 लोग होते हैं। एक औरत उनकी मदद करना चाहती है लेकिन बाकी 2 आदमी मना कर देते हैं और तीनों परिवार को बाहर छोड़कर कंटेनर बंद कर देते हैं। केकड़े बहुत पास आ जाते हैं। जूलिया बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ाती है। जब वह खुद चढ़ने लगती है तो केकड़े उसके पैर को जोर से काट लेते हैं। कंटेनर के छोटे होल से केकड़े अंदर घुस जाते हैं और क्रू मेंबर्स गोली चलाने के बावजूद मारे जाते हैं। जूलिया अपने जख्म पर बैंडेज बांधती है लेकिन कमजोरी से बेहोश हो जाती है। होश आने पर वह खुद को सैंडस्टॉर्म में अकेली पाती है और बच्चों को पुकारती है। उसे एक मरी औरत का वेपन मिलता है। आवाज सुनकर कैसी लौट आती है और बताती है कि मदद नहीं मिली। वे बेन से मिलते हैं और एक खुले कंटेनर में तूफान रुकने तक रहते हैं। जूलिया लाइटर से अपने जख्म को बंद करती है। तूफान के बाद उन्हें दूसरा कंटेनर मिलता है जिसमें वाटर बॉटल्स, रेडियो और गन होती है। जूलिया रेडियो से कैप्टन से बात करती है। कैप्टन बताता है कि हमला आर्थ्रोपॉड्स ने किया था और सी जल्दी वापस आएगा। कैप्टन एक फ्लेयर छोड़ता है और परिवार उसी दिशा में चल पड़ता है। काफी देर चलने के बाद उन्हें एक टूटा हुआ टॉयलेट मिलता है और फिर दूर उन्हें एक सबमरीन दिखाई देती है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक खतरनाक चट्टान को पार करना होता है। जैसे ही वे रास्ते से गुजरते हैं, दीवारें हिलने लगती हैं और पत्थर गिरने लगते हैं। जूलिया तुरंत अपने बच्चों को आगे की ओर धक्का देती है और खुद पीछे हट जाती है ताकि वे कुचले न जाएं। अब दोनों के बीच बड़े बड़े पत्थर होते हैं। जूलिया बच्चों से आगे बढ़ने को कहती है लेकिन कैसी कहती है, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। इस पर दोनों के बीच बहस होती है। आखिरकार जूलिया उन्हें जाने के लिए मजबूर करती है और कहती है कि वह बाद में उन्हें ढूंढ लेगी। मजबूरी में कैसी अपने भाई के साथ आगे बढ़ जाती है। बच्चे सबमरीन तक पहुंचते हैं जहां कैप्टन घायल पड़ा होता है। कैप्टन कहता है कि तुम लोग चले जाओ क्योंकि वह बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। यह सुनकर कैसी अपनी मां को ढूंढने वापस भागती है। दूसरी तरफ जूलिया पर केकड़ों का हमला हो जाता है और वह गन से गोली चलाने लगती है। तभी कैसी ऊपर से हाथ बढ़ाती है और जूलिया घायल पैर के बावजूद पूरी ताकत से चढ़ जाती है। बेन ऊपर से गोली चलाता है ताकि केकड़े भटकते रहें। केकड़े सबमरीन के बॉडी को खाने लगते हैं। जूलिया आखिरी बुलेट तक लड़ती है, फिर गन फेंककर बच्चों के साथ अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर दिया जाता है। इसी समय समुद्र वापस आ जाता है। तीनों अपनी सीट्स पर बैठकर बेल्ट्स बांधते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तेज लहरें सबमरीन को हिलाने लगती हैं और तीनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद होश आने पर वे खुद को जिंदा पाते हैं। बाहर निकलकर देखते हैं कि सबमरीन एक डिस्ट्रॉयड सिटी में आ गिरी है। इसका मतलब है कि अब उनके पास जिंदा रहने और नया जीवन शुरू करने की उम्मीद है। यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।